India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल पंचायत चुनाव पर ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनाती की याचिका पर सुनवाई से इनकार। कोर्ट ने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आती है, ये राज्य चुनाव आयोग की चिंता है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 जुलाई को सूचीबद्ध ट्राइबल फोरम की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार। आदिवासियों की रक्षा की है मांग। केरल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर की सख्त टिप्पणी। कहा, मां नैतिक रूप से खराब हो सकती है लेकिन बच्चों के लिए अच्छी। माता पिता दोनों को बारी बारी से कस्टडी देने का निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आती है, ये राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बंगाल सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा, 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने वर्तमान जमीनी स्थिति के बारे में पूछा तो राज्य सरकार के वकील ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है। 20 जून नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 189 सेंसिटिव बूथ हैं। हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं, उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि खुद अपनी जानकारी के अनुसार भी आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है और आप अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स मांगने की बात कह रहे हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों से पुलिस मांगने की जगह केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की बात कही होगी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने पुलिस फोर्स का इंतजाम कर लिया है। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सभी संवेदनशील जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करेगा और इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने ये भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि फोर्स कहां से आती है, ये राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है। फिर याचिका कैसे विचारणीय है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का दिया गया निर्देश ये तय करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर संवेदनशील क्षेत्र में भी कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया है। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ जरूरत का आकलन कर सुरक्षा बल की जरूरत की जानकारी राज्य सरकारों को देती है।
और राज्य सरकार सुरक्षा बल मुहैया कराती है। याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर राज्य सरकार ये मानकर चल रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल कोई आक्रमणकारी सेना है, तो इस माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता। ये समझ से परे है कि राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ याचिकाकर्ता क्यों है। साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं है निष्पक्ष चुनाव हो, उनकी मंशा ही नहीं है, वो रोड़े डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों की रक्षा के लिए निर्देश मांगने वाली ट्राइबल फोरम की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। मसले को 3 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। फिलहाल सेना के दखल आदि पर अदालत को आदेश जारी नहीं करना चाहिए। कोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गुंजाल्विस ने अदालत को बताया कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही है और जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। पहले भी अदालत ने ऐसी ही अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। फिलहाल एजेंसियों को काम करने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम सुंदरेश की अवकाश पीठ ने छुट्टियों में मणिपुर जनजातीय फोरम द्वारा दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन या याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने मामले की सुनवाई कल या परसों करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी और इसे 3 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने किया, जिन्होंने मामले की तत्कालिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद 70 आदिवासी मारे गए। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने मामले की तत्काल सुनवाई नहीं की तो और आदिवासी मारे जाएंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर काम कर रही है। इसी तरह की याचिकाएं छुट्टियों से पहले की जा रही थी। अदालत ने कोर्ट के फिर से खोलने के बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इसे छुट्टियों के बाद सुना जाए। गोंजाल्विस ने तर्क दिया, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था, आश्वासन के बाद 70 आदिवासी मारे गए। मैं सेना की सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। ये 17 जुलाई को सूचीबद्ध है, तब तक 50 और आदिवासी मारे जाएंगे। याचिका ने चुरा चांदपुर, चंदेल, कांगपो कपी, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारतीय सेना को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना की। इसने आगे मणिपुर में आदिवासी समुदाय पर हमलों के लिए भी जिम्मेदार लोगों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए SIT की स्थापना की मांग की। याचिका में हमलों में मारे गए आदिवासियों के निकटतम परिजनों को भुगतान किए जाने के लिए संयुक्त मुआवजे की भी मांग की गई है। हालांकि पीठ ने कोर्ट की छुट्टियों में IA की याचिका पर सुनवाई करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति है। सेना के हस्तक्षेप के लिए आदेश पारित करने के लिए अदालत की आवश्यकता नहीं है। एडवोकेट गोंजाल्विस की इस दलील के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ट्राइबल के लिए आखिरी उम्मीद है, बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद कोर्ट के फिर से खुलने के बाद की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम कोर्ट के फिर से खुलने पर सुनेंगे। 3 जुलाई क्षमा करें, जल्द से जल्द हम 3 जुलाई को सुन सकते हैं। 8 मई को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है। 17 मई को सुरक्षा व्यवस्था और राहत शिविरों के संबंध में राज्य द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मणिपुर जनजातीय फोरम द्वारा हमलों के संबंध में उठाई गई आशंकाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम के तहत शैक्षिक संस्थान को प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान से छूट दी गई और संस्थान को हर साल छूट सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया कि छूट उन सभी इमारतों पर लागू होती है जिनका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों और या आकस्मिक गतिविधि के उद्देश्य से किया जाता है। जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने तत्कालीन नगर पालिका परिषद बीजापुर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और जिसमें अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी शैक्षणिक संस्थान को प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान से छूट दी गई। इस प्रकार परिषद द्वारा अधिनियम 1964 की धारा 142 उपधारा 1(5) के तहत प्रतिवादी को नगर पालिका टैक्स के बकाया का भुगतान करने के लिए जारी मांग नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया। परिषद ने तर्क दिया कि अधिनियम के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थान के लिए कोई व्यापक छूट उपलब्ध नहीं है और यह आवश्यक है कि अनुदान के लिए निर्धारित द्वारा आवश्यक आवेदन किया जाए। वर्ष दर वर्ष के आधार पर इस तरह की छूट का जिस पर सीएमएससी द्वारा विचार किया जाना है और यदि प्रासंगिक मानदंडों को पूरा करना पाया जाता है तो छूट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। ये तर्क दिया गया कि इस तरह की छूट सर्टिफिकेट के बिना निर्धारित प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने से छूट का दावा नहीं कर सकता। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बाल अभिरक्षा के मामलों में अकेले बच्चे के कल्याण पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि मां सामाजिक अर्थों में नैतिक रूप से खराब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मां बच्चे के कल्याण के लिए खराब है। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामले में अकेले कल्याण पहलू पर पहले विचार किया जाना चाहिए। पुरुष या महिला किसी प्रासंगिक संबंध में किसी के लिए बुरा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए बुरा है। मां सामाजिक अर्थों में नैतिक रूप से खराब हो सकती है, लेकिन जहां तक बच्चे के कल्याण का सवाल है वो मां बच्चे के लिए अच्छी हो सकती है। कोर्ट फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली मां की याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई। मां का मामला ये था कि घरेलू हिंसा के कारण उसे ससुराल छोड़ना पड़ा था। पिता का कहना था कि शादी से छुटकारा पाने के लिए वो अपने भाई के दोस्त के साथ गई और जिससे ऐसा लगे कि वो किसी के साथ भाग गई। पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मां खुशी के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई और उसका स्वच्छंद जीवन बच्चों के कल्याण को प्रभावित करेगा। मां के खिलाफ नैतिक निर्णय लेने और इसीलिए इसके बच्चे की कस्टडी से इनकार करने में फैमिली कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा, जिस चीज ने हमें परेशान किया वो फैमिली कोर्ट जज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। केवल इस कारण से कि महिला दूसरे पुरुष के साथ रहती है, फैमिली कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि वो किसी और के साथ आनंद के लिए गई थी। अत्यधिक अरुचिकर भाषा जिला न्यायपालिका में उच्च पद के अधिकारी की मानसिकता को दर्शाती है। न्यायालय ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए माता पिता दोनों को बारी बारी से कस्टडी या चक्रीय अभिरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। इस देश में बच्चे की मां की देखभाल इसलिए की जाती है क्योंकि मां ने 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे की देखभाल की और वो प्रसव के दर्द और कष्टों को जानती है। न्यायालय को ये जांच करनी होगी कि जब माता या पिता को अभिरक्षा दी जाती है तो बच्चा किस सीमा तक सुरक्षित रहता है। मां पिता के लिए बुरी हो सकती है या इसके विपरीत, लेकिन मां अपने बच्चे के लिए अच्छी हो सकती है। सबूत जोड़ने के बाद इन सभी मामलों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इधर मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया है कि लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और ये कि ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए गठित संयुक्त प्रवर्तन दलों को औद्योगिक, आवासीय और अन्य क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव निखिल भट्ट ने जवाब दाखिल किया। राज्य ने कहा कि यह दोहराना आवश्यक हो सकता है कि लाउडस्पीकरों के उपयोग को निर्दिष्ट सीमा के भीतर अनुमति दी जाती है ताकि इसमें शामिल सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके। यानी कि आसपास के इलाकों में रहने वाला निवासी जहां लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है और पार्टियां लाउडस्पीकर का उपयोग कर रही हैं, चाहे ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो, त्योहारों के दौरान या शादियों या कार्यक्रमों के लिए हो। राज्य ने यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया, शोर स्तर की निगरानी और प्रवर्तन पर प्रोटोकॉल
स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रोटोकॉल ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने में संयुक्त प्रवर्तन टीमों, गुजरात पुलिस विभाग और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। ये कहते हुए कि ये पड़ोस के निवासियों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक है, जहां उनका उपयोग किया जाता है और ऐसे लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रभावी ढंग से और कुशलता से निगरानी रखने और जांच करने के उपाय तैयार किए जा रहे हैं। राज्य ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत के बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने गांधीनगर में जकारिया मस्जिद का दौरा किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए बयान देने से इनकार कर दिया कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के कारण कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 3 और 5 को असंवैधानिक करार देने वाली याचिका पर विचार करते हुए शूट आउट्स वीसी सहित 7 अन्य को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन धाराओं में कोई असंवैधानिकता नहीं नजर आती है, लिहाजा इन्हें गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने डॉक्टर आरबी लाल व 7 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी के आधार पर याचियों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा सीधे लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया है और इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 3 के तहत आरोप बनता है। मामले में याचियों के खिलाफ फतेहपुर जिले के कोतवाली थाने में फरवरी 2023 में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याचियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 3, 5 और 12 को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचियों की ओर से कहा गया कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 8 और 9 में निहित कानून के प्रावधान का पालन नहीं किया गया, जबकि इनका पालन किया जाना अनिवार्य है। कहा गया कि वास्तव में कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। ये याचिका अधिनियम की धारा 3, 5 और 12 को चुनौती देती है, लिहाजा याचियों को अंतरिम राहत दी जा सकती है। हालांकि सरकारी अधिवक्ता की ओर से इसका विरोध किया गया। हालांकि कोर्ट ने याचियों को कोई राहत नहीं दी, लेकिन यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.